जी सर, चंचल शर्मा। फादर्स नेम भूदेव शर्मा। भूदेव शर्मा। सर यहाँ पे सभी ने सबकी बात कंप्लीट हो गई, किसी ने चाइल्ड फीमेल की बात नहीं की है। एज यू सेड बिफोर, वी आर कुटुम ना, above 18 years we are deemed to be kutum, right? So nobody talk about the female child. So what is the right in this act according to which you are acquiring the property? The name of the act is the Right of Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition and Resettlement Act. What is the fair compensation for the girls? I want to ask this. This is the cautionary property. Everybody here, nobody acquires by self, right? So this is the cautionary property. As per the Hindu law, we are governed with the Hindu law, right? In section 6, we are entitled to the same amount of rights, liabilities as the son, as the male child entitled. Okay? तो I want to ask, अगर ये एक्वायर नहीं होती प्रॉपर्टी इस मुआवजे, इस एयरपोर्ट के तहत, तो we were entitled to grant the compulsory right? So where is the our right in the property? You granted the compensation according to the law, but did not granted the property compensation. You only granted for the son, for the male child. Nobody granted for the female child. I am here on the behalf of every daughter of our village. So please tell me something. देखिए, इसमें जो लैंड का कंपनसेशन है, जो भूमिधर है, वो जैसे मान लिया आपके पिताजी हैं, और अब जैसे कानून जो बन गया, जो हमारा ये है राजस्व संहिता है, लैंड रेवेन्यू कोड जो है, उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि अगर कोई भूमिधर एक्सपायर करता है तो उसके सारे जितने भी होंगे उसमें कोई वो नहीं, लिंग भेद नहीं है, फीमेल हो या मेल हो, सबको राइट जाएगा। समाज में होता यह है कि लोग लेते नहीं हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो उनका राइट है और वो ले सकते हैं। लेकिन जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है, म्यूटेशन नहीं होता है, तब तक जो हम दर्ज खातेदार हैं उन्हीं को मुआवजा दे सकते हैं, जो दर्ज नहीं है उनको मुआवजा नहीं दे सकते हैं, लैंड कंपनसेशन। आरआर की जहाँ तक बात है, आरआर में ये व्यवस्था है कि जो कुटुंब हमने माना है वो हस्बैंड, वाइफ और माइनर चिल्ड्रन एक कुटुंब है। बाकी वयस्क किसी भी लिंग के व्यक्ति, आइदर फीमेल और मेल, वो सभी सेपरेट कुटुंब हैं। तो आप एक सेपरेट कुटुंब है, अगर 3, 11, 18 साल को हैं तो आप भी एक सेपरेट कुटुंब है और आपको 5.5 लाख का लाभ मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा प्लाट? भाई के साथ जो लाभ में नसीब बेटी प्लाट वाली बात कर रहे हैं। प्लाट का इसमें हमने ये माना कि मतलब जो है कि लड़कियों तो शादी हो जाएगी तो वो लोग चले जाएंगे, तो इसलिए जो है प्लाट नहीं दिए गए हैं। प्लाट तो केवल मेल चाइल्ड्स को ही दिए गए हैं और फीमेल्स को नहीं दिए गए हैं, ये बात सच है। अब अगर ऐसी मांग आती है तो हम आगे विचार करेंगे, शासन में रखेंगे। शासन ने ये माना कि भाई बच्चे यहाँ रहेंगे, इनकी तो शादी हो जाएगी, ये दूसरी जगह, जिनका घर दूसरी जगह हो जाएगा, तो ये लोग नहीं इंटाइटल्ड हैं। और प्लाट के मामले में तो ये विचार रखना पड़ेगा। आपकी बात जेन्युइन है, राइट तो बराबर है। हाँ सर, जरूरी नहीं है ना कि सब शादी करें। नहीं, देखिए, शादी अगर नहीं करेगा तो इसमें जो लोग शादी नहीं है, पृथक कुटुंब है, मतलब सिंगल फैमिली जो होता है, जैसे एक तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, ज्वाइंट फैमिली हो गई, सिंगल फैमिली भी होती है, तो सिंगल फैमिली को तो मिलेगा। या कोई विडो है या परित्यक्ता है, उनको तो प्रायोरिटी दी जाएगी, तो उनको तो मिलना है। लेकिन समाज में ये माना जाता है कि लड़कियां अमूमन शादी करके दूसरे गांव चली जाएंगी तो उनका घर वहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा, इतना लंबा खींचने की बात नहीं है।
जब लड़के लड़कियां जो 18 साल से ज्यादा के कुटुंब हैं, लड़के को प्लॉटिंग मिल रहा है तो लड़की को क्यों नहीं मिल रहा? ये कौन इस कानून को बदल सकता है? आप बताएं कि हमने उसने रेवेन्यू बोर्ड ने बदल दिया। रेवेन्यू बोर्ड कैसे इस कानून को बदल सकता है बताइए सर। मैं तो ये कह रहा हूँ, इनको मांग करने की क्या जरूरत है? इनको मांग करने कानून में लिखो बाहर मिलना चाहिए। लड़का लड़की मतभेद हो रहा है, लड़का लड़की में अपनी तरफ से भेद कैसे कर सकते हैं? शाबाश। 5.5 लाख वाले में तो कोई भेद नहीं है, लेकिन प्लाट वाले में ये सही है कि हमने लड़कियों को नहीं दिया है, लड़कों को ही दिया है। लेकिन ये गलत है ना ये बात। ये कानून के खिलाफ है। कानून ऐसा नहीं कहता लड़कों को बेनिफिट नहीं, वो एक प्रैक्टिकल बात थी कि प्रैक्टिकल बात ये थी कि भाई लड़कियों की शादी हो जाएगी, ये विस्थापन की श्रेणी में नहीं आएंगे। 16 साल के बालक है हमारे, 2 साल पीछे वो नागरिक, वो कहाँ जाएंगे बाबूजी? मेरे को आप ये बता दो, हमारी पूरी संपत्ति के 16 साल वाले तुम्हारे साथ जुड़ेंगे भाई। बाबूजी हमारे साथ 16 साल वाले तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। मैं इंदर बोल रहा हूँ कि ग्राम रंगेरा से सनोप पृथ्वी सिंह। मैं सर जी ये निवेदन करना चाह रहा हूँ आपसे कि भाई हमारी सारी संपत्ति गई। आज हमारा बेटा 16 साल का है, 2 साल बाद नागरिक होगा, तब उसको एयरपोर्ट का क्या लाभ मिला जी, ये बताओ आप हमें। दूसरी समस्या ये आ रही बाबूजी, एक बेटा किसी किसान का 18 साल का है, उसको आपने 50 मीटर प्लॉट दे दिया, मान के चलो नहीं, और एक बेटा 16 साल का उसको नहीं मिला, तो वो उसके हिस्से का तो 50 मीटर बनी गया। वो तो बोलेगा कल को कि जी 50 मीटर मेरे हिस्से का मेरे को सरकार ने दिया है, और 50 मीटर जो पिताजी के हिस्से का है उसमें से 25 मीटर ले बनेगा। छोटे वाला तो 25 मीटर नहीं रहा, और हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? हम तो किसान हैं। दूसरी बात बाबूजी, गांव के आसपास की जितनी आबादी है हमारी, चाहे खेतन में या कहीं भी है, भाई परिवार हमारा बढ़ो तो हमारे बड़े बूढ़े ने आसपास प्लॉट लिए, जितनों भी हमारा एरिया, हम कवर्ड हम ना कवर्ड हम कुछ ना जाने, हमारा घेर हो या घर हो, हमें उतनी ही जमीन चाहिए, और हमें ना जेवर में चाहिए, हमें 2700 रुपए मीटर की ना चाहिए बाबूजी। जो आपने एक बार करी हमें तो यहाँ दे दो नजदीक, भाई यही कहना चाहूंगा। देखिए, मैं सभी से एक प्रार्थना करूंगा कि ये एक वैधानिक सुनवाई, ये प्रशासनिक नहीं है। वैधानिक मीन्स जो कानून है, जो उसके प्रावधानों के अंतर्गत ये सुनवाई हो रही है। इसका जवाब तो इन्होंने कहा है, ये को राइट उनको दे दिया है, मैं नहीं देना चाहूँगा, वरना तो ऐसा समझेंगे लोग कि शायद मैं प्रशासन की तरफ से बोल रहा हूँ। एक्चुअली जो विधान में जो कुटुंब की डेफिनेशन दी हुई है वो 18 साल की दी हुई है, उसको ये या राज्य सरकार बदल नहीं सकती, उसको बदलने की पावर सिर्फ और सिर्फ संसद को है। ये मैं आपको बताऊँ, इनकी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं जो विधान का जो चीज़ है उसको बोल रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ है, अभी सर मैं मेरा एडीएम साहब से मैं कहूँगा कि मेरी ये बात पूरी नहीं हुई है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस चिट्ठी में जो निर्देशित किया गया था आपको और कलेक्टर गौतम बुद्ध नगर को, उसका पालन क्यों नहीं किया गया? उसकी वजह बता दें आप हमें। इसका पालन पूरी तरीके से किया गया है। ये मैंने बताया ना कि जैसे आप सोचिए कि जो एक्ट ये कहता है कि मकान से वंचित किया जाएगा तो एक निर्मित मकान दिया जाएगा, आप पढ़ लीजिए उसको। जो पॉलिसी बनी है वो पॉलिसी एक्ट से बियॉन्ड बनी है, केवल वेलफेयर के लिए, और मैक्सिमम के लिए कोई प्रोविजन कर सकती है सरकार, मिनिमम से नीचे नहीं जा सकती है, मैक्सिमम के लिए कोई प्रोविजन कर सकती है, और उसी क्रम में ये चिट्ठी भी है। तो जो आप पढ़ रहे थे सूचकांक वाली बात, तो ये जो भी है, अगर मकान से वंचित होने की दशा में एक निर्मित मकान देने का प्रोविजन है जिसका मिनिमम प्लेथ एरिया 50 वर्ग मीटर है। जो ये पॉलिसी प्लाट देने वाली बनी है, ये पॉलिसी बियॉन्ड एक्ट है, और ये पॉलिसी मतलब एक लेटर पे बनी है, फिर उसका अप्रूवल हुआ है। तो ये बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि ये कानून का उल्लंघन है, क्योंकि ये पॉलिसी एक्ट में तो ये व्यवस्था है, मकान से वंचित हो रहे हैं, उसमें तो कुटुंब वर्डिंग ही यूज हुआ है। मकान से वंचित होने की दशा में एक निर्मित मकान दिया जाएगा जिसका प्लिंथ एरिया 50 वर्ग मीटर मिनिमम होगा। ये चिट्ठी केवल आबादी क्षेत्र के कैलकुलेशन पर्पस के लिए है।
आबादी क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी इसके लिए है। इसमें ये नहीं माना है कि ये ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है। जो नोटिफिकेशन हुआ 15/12/2018 को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विभाग का, औद्योगिक विकास विभाग का जो जियो हुआ 18/12/2018 को और 18/12/2015 को, उस जियो के अंतर्गत इन गांवों को औद्योगिक नगरी घोषित किया गया। औद्योगिक नगरी घोषित होने के बाद इनको शहरी क्षेत्र माना गया, तो वो अलग नोटिफिकेशन है। और ये जो आया है, मैंने बताया पहले हम लोगों ने प्लिंथ एरिया के हिसाब से कैलकुलेशन किया था, तो लोगों को लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आबादी क्षेत्र तो कुछ और होता है। तो आबादी क्षेत्र के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने राजस्व विभाग से पूछा कि भाई आबादी क्षेत्र कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो कैलकुलेशन के लिए जो उन्होंने राजस्व संहिता में डिफिनीशन लिखी थी आबादी क्षेत्र की, तो इसमें जो वर्ड यूज हुआ है आबादी या ग्रामीण आबादी, केवल ये नहीं लिखा है कि ग्रामीण आबादी, आबादी या ग्रामीण आबादी का तात्पर्य ये है। तो ये डिफिनीशन जो राजस्व संहिता में है वो राजस्व विभाग ने नागरिक उड्डयन विभाग को भेजी और नागरिक उड्डयन विभाग ने हमको भेजी, कलेक्टर गौतम बुद्ध नगर को, जिलाधिकारी को, कि भाई अब इस हिसाब से अब आबादी कैलकुलेट करिए। फिर हमने टीमें गठित की, आबादी का कैलकुलेशन हुआ, रहन सहन सब कुछ नापा गया, उसके हिसाब से प्लॉट अलॉटमेंट हुआ। तो ये इसको जो है केवल ओनली फॉर कैलकुलेशन है, आबादी क्षेत्र का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा इसकी बात बताई गई। ये जो राजस्व विभाग ने भेजा वही उन्होंने हमें भेज दिया। यहाँ से जब मांगा गया कि भाई आबादी क्षेत्र कैसे कैलकुलेट करें, हमने पहले प्लिंथ एरिया ही कैलकुलेट किया था, क्योंकि एक्ट में प्लिंथ एरिया लिखा था। तो आप एक्ट का उल्लंघन बिल्कुल नहीं है, एक्ट के हिसाब से जाएंगे तो बहुत कम है। आप इसमें देखेंगे शेड्यूल 2 में, तो ये लिखा है कि या तो मकान वंचित होने की दशा में एक मकान ले ले, या ग्रामीण क्षेत्र में इंदिरा आवास, या 1.5 लाख रुपए। तो ये है, तो वो तो बहुत ही मिनिमम है, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने तो जो प्लॉट देने की व्यवस्था की वो कुटुंब के हिसाब से की है, लेकिन इसमें कुटुंब वर्ड यूज नहीं है। मकान से वंचित होने की दशा में एक निर्मित मकान, ये पॉलिसी एक लेटर पे बनी है मीटिंग के क्रम में। जो मीटिंग हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जीपीयू में, वहाँ पे किसान भी थे, जनप्रतिनिधि भी थे, उसी का उल्लेख करते हुए पूरा लेटर ड्राफ्ट किया। जो उस समय के माननीय चेयरमैन साहब थे, उन्होंने उस आधार पे ये पॉलिसी बनी है, जो मतलब बसाने की पॉलिसी है। एक्ट के हिसाब से जाएंगे तो एक निर्मित मकान देना है, और वो भी शहरी क्षेत्र में, बहुमंजिली प्रक्षेत्र में भी हो सकता है, यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी हो सकता है। तो वो उसकी तो बात ही अलग है कि मतलब एक्ट के बियॉन्ड जाके कोई पॉलिसी बने, और वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसमें लिखा है कि अच्छाई के लिए कोई भी प्रोविजन सरकार कर सकती है। मिनिमम से नीचे नहीं जा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने के लिए कोई भी व्यवस्था सरकार करने के लिए इसमें उसको पावर है। तो इसके लिए तो जब फिर दोबारा सर्वे हुआ तो लोगों के आबादी क्षेत्र बढ़े और उस हिसाब से प्लाट दिए गए। उसमें तो काफ़ी हमें मशक्कत करनी पड़ी कि आबादी क्षेत्र दोबारा नापा गया, जिसका बढ़ा उसका फिर उसमें ऐड ऑन किया, तो उस तरीके से किया गया है। तो ये मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए सरकार कोई प्रोविजन बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।